हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में। और आज इस वीडियो के थ्रू हम क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक जो बेसिकली जानी जाती है क्लेडन, जो उनके राइटर हैं उनके नाम से, तो उस बुक के थ्रू आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना शुरू करेंगे। सो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जरा सा भी डर लगता है, देन क्लेडन बुक इज फॉर यू। This is the book in which you will fall in love with organic chemistry। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेहद लगाव हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर में टॉपिक्स को इतना सरल तरीके से तो नहीं, क्योंकि कई बार इस बुक को जब हम स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें काफी प्रॉब्लम होती है, बट टॉपिक्स को काफी क्लैरिटी के साथ, काफी अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है और काफी क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई है इस बुक में। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं देन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे जो आपके डर हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली वीडियो सीरीज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। ये एक तरीके का पॉडकास्ट भी होगा जिसे आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और ऑडियो फाइल के थ्रू भी इस पूरी की पूरी बुक को अपने मन से सुनकर पूरा समझ पाएंगे। और YouTube पर आप वीडियो के माध्यम से भी इस वीडियो को देखकर आप पूरी की पूरी क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं मेरे साथ। इससे पहले मैंने क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस बुक से 2 चैप्टर ऑलरेडी मैटकेम के यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखे हैं, जिसमें मैंने कीमो सिलेक्टिविटी और रेजियो सिलेक्टिविटी 2 चैप्टर्स हैं, उनको हम लोगों ने कवर किया था और आपने उन्हें बहुत ही अधिक संख्या में प्यार दिखाया, जिस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि मैटकेम क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक रीडिंग सीरीज लाएगी। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप 11th क्लास में हैं या फर्स्ट ईयर जिसे कहते हैं, या फिर आप 12th क्लास में हैं, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जियो केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप आईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आपको डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आज आपको सबसे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे इस बुक का, और चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है, क्यों होती हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स को सीखेंगे कि आपके इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, हम लोग एक स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म समझेंगे, जहां पर हम लोग आज पहली बार एरो की हेल्प से रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो सीखेंगे। और इस चैप्टर को देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल आज क्लियर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग चैप्टर 5 से स्टार्ट करके 35, 36 जितने भी चैप्टर हैं इस बुक के, वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लेडन। और ध्यान रखिए, मैं जिस बुक को मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेकेंड एडिशन की बुक है, जिसमें 3 राइटर्स ही अवेलेबल हैं। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 4 राइटर्स थे, तो एक राइटर हट गए हैं और उन्होंने अपने कुछ थोड़ी बॉडी जो रिएक्शन थी, थोड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट थे, वो थोड़े से कम कर दिए हैं। तो मैं जिस बुक को इसमें पढ़ाने वाला हूं, मैं उस बुक का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस बुक को आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर 5 ऑफ क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक। सो बहुत बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं, व्हाट आर ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये हम लोग आज इस बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको बुक काफी चीजें कनेक्ट करके बताती है कि आपको कनेक्शंस क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, कहाँ
आप पहुंचेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो किन चैप्टर से रिलेटेड है, तो इससे पहले जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 थे, तो वो काफी बेसिक चैप्टर थे, वो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर शेप से रिलेटेड था, स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से उसको आप पढ़ते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या होती है, ये मतलब काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर थे जिन्हें आप जानते ही होंगे। और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर है यहाँ पर, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर हमारे अभी कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग ये जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या क्या चीजें समझ जाएंगे, हम लोग समझ जाएंगे वाई मॉलिक्यूल जनरली डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, मॉलिक्यूल जनरली आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। वाई समटाइम्स मॉलिक्यूल डू रिएक्ट विथ ईच अदर, क्यों स्पेशल केसेस में मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। मॉलिक्यूलर शेप एंड स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन उसकी रिएक्टिविटी पर कैसे डिपेंड करता है, कि उनका शेप और स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी को कैसे बताता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में सीख जाएंगे। इन केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फुल टू एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एक हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फुल टू एम्प्टी ऑर्बिटल, फुल ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है अभी हम लोग समझने वाले हैं, इसी की वजह से रिएक्शंस होती हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो आप हो सकता है 11th में, 12th में, बीएससी में, जैम में, नेट में, गेट में, यूपीएससी में, जियो साइंटिस्ट में, हर एग्जाम में कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोफाइल। तो कई बार हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने ये डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी होगी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा और उसकी वजह से आपको आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो बेसिक्स अच्छे से बनने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लोग सीखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्ली एरोस, तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कर्ली एरोस से हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सीखेंगे। और इसके आगे फिर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रिएक्शन सीखेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स की। और पूरे के पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर हमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना शुरू करना है ना, हमारा डर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो चलिए खत्म करते हैं इस डर को। चलिए स्टार्ट होता है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हम लोग को समझना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर एट पीस विथ देमसेल्फ, ठीक है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आपस में अपने मन में शांत रहते हैं, उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर उन्हें जैसा का जैसा तुम रख दोगे वैसे के वैसे वो मॉलिक्यूल रखे रहेंगे आराम से, कोई समस्या आपके साथ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, या फिर आप हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप बॉटल में रख दें, पानी को रख दें, एसीटोन को रख दें, एसीटोन कैन बी सेफली स्टोर्ड इन लेबोरेटरी कपबोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट एनी चेंज। अगर इन्हें आप कपबोर्ड में रख दोगे लेबोरेटरी में, तो आराम से ये बिना किसी चेंज के सालों तक आराम से रखे जा सकते हैं इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड, उनका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स में होता है, कुछ लोग एकदम बढ़िया ठस होते हैं, उन्हें कोई भी मतलब नहीं है और बड़े आराम से शांति से रहते हैं। प्रॉब्लम हमें उनसे नहीं है, प्रॉब्लम किससे है। येट इफ दीज कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, लेकिन अगर इन्हीं कंपाउंड को हम मिक्स्ड कर दें तो केमिकल रिएक्शंस इन सम केसेस विगरस वंस विल अकर, इस कुछ केसेस में बहुत खतरनाक टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सो अब ये चैप्टर किस लिए है, दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, व्हाई सम मॉलिक्यूल टुगेदर एंड सम डोंट, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ चार्ज, ऑर्बिटल एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चैप्टर आपको क्या क्या चीजें बताने वाला है, ये चैप्टर बताने वाला है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, व्हाई सम रिएक्ट टुगेदर, कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, ठीक है, और कुछ आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को कैसे समझा जाए इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस के टर्म में, ऑर्बिटल्स के टर्म में, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। ये तीन बेसिक पॉइंट्स इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, चार्ज के टर्म में, ऑर्बिटल के टर्म में, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, और कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस चैप्टर। We shall be introducing a device for representing the detailed movement of electrons. The mechanism of the reaction is called curly arrow. ये कह रहे हैं कि हम आपको एक स्पेशली डिवाइस, एक तरीके से ये जो एरो होता है ना, एरो
कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में आपने इससे पहले बहुत देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा हुआ है और फिर दिखाते हैं ये ऐसे एरो बना हुआ है। बचपन से आप इस एरो को देखते आए हैं, आज इस एरो का क्या खेल है ये चीजें आज हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया, एक स्पेशल डिवाइस बता रहे हैं कि ये भैया एक स्पेशल डिवाइस है, ठीक है। और वही कर लिया एरोस का कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर समझना है। इसके बाद जो अगला बात आने वाली है हम्म अब इसके आगे से क्या बोल रहा है कि टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नीड टू बी फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो दो लैंग्वेजेस आपको समझनी पड़ेंगी। द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर आप किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को देखकर आपको उसके बारे में काफी कुछ चीजें पता हो जानी चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें एटम्स के स्ट्रक्चर की, बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा है और ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर दे दिए जाए तो आप इनकी हेल्प से इनका बेसिक नॉलेज आपको आ जानी चाहिए कि ये ऑर्बिटल ऐसा है तो इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दिस लैंग्वेज वॉज कंसर्न ऑफ द लास्ट 3 चैप्टर, ठीक है। दिस लैंग्वेज वॉज द कंसर्न ऑफ द लास्ट 3 चैप्टर। इन लोगों ने इससे पहले मतलब एक तरीके से आप केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा ना कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, पी ऑर्बिटल आपके डायरेक्शनल होते हैं, डी ऑर्बिटल बहुत डिफ्यूज होते हैं। तो एस पी डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स का तो हमें आइडिया है, ठीक है। बॉन्ड्स डबल बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और भी स्ट्रांग होते हैं, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक नॉलेज होगी, इतना मैं मानकर चल रहा हूं। नहीं भी होगी तो मैं आपको धीरे धीरे इसमें समझाता चलूंगा, ठीक है। इन चैप्टर 3 हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करी गई थी, वही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, उसे अभी इग्नोर करो। चैप्टर 4 एक्सप्लेन्स हाउ स्ट्रक्चर यूजिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, हाउ टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया होगा इन्होंने ऑर्बिटल्स की हेल्प से। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में ही ऑलरेडी कवर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आपसे क्या कह रहा है कि बट नाउ वी नीड टू टेक अप अ सेकंड लैंग्वेज। अब हम लोग को सेकंड लैंग्वेज समझनी है और वही क्या है, रिएक्टिविटी। केमिस्ट्री इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट द डायनेमिक फीचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये डायनेमिक फीचर ऑफ मॉलिक्यूल से डील करती है क्योंकि यहाँ पर भैया सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रैंडमनेस में रहते हैं, हर समय घूमते रहते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में। तो हमें वही सब चीजें यहाँ पर समझनी है कुल मिलाकर। कह रहा केमिस्ट्री इज, ये तो हो गया। हाउ टू क्रिएट अ न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम ओल्ड वन, यही तो हमारा मेन अल्टीमेट गोल है इस वीडियो को देखने का कि भैया ये जो कहानी है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर नया मॉलिक्यूल बनाते कैसे हैं, यही चीज हमें आज इस लेक्चर में समझना है। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड न्यू टर्मिनोलॉजी एंड टूल्स फॉर एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस। इसके लिए हमें कुछ नया, रिएक्टिविटी को समझने के लिए, रिएक्शंस को समझने के लिए हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा। मॉलिक्यूल रिएक्ट बिकॉज दे मूव, द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मूव करते रहते हैं, ऐसे मूव कर रहा है वैसे मूव कर रहा है, धड़ाधड़ आपस में क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। एटम्स हैव मोमेंटम विद इन मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होते हैं, उनके पास जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर के जो एटम्स होते हैं, जैसे अगर CH4 की बात करी जाए तो आपके CH4 मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उन एटम्स का विद इन मॉलिक्यूल मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए वो लिमिटेड होता है। एटम हैव लिमिटेड मोमेंटम विद इन मॉलिक्यूल। You saw in chapter 3 how stretching and bending of bond can be detected by IR spectroscopy, तो इसे भी लीव करते हैं। अब चलिए जो मेन एम बात है वो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हाउ, यही सारी बात कह रहा है। वी एक्सप्लेन्ड इन चैप्टर 4 दैट सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्केन्स रोटेट फ्रीली। आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता है, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड आराम से, दो सिग्मा बॉन्ड अगर आपस में इस तरीके से मिलते हैं, दो ऑर्बिटल अगर आपस में इस तरीके से मिलते हैं तो वो गोल गोल घूम सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पर एक एटम लगा है, यहाँ लगा है, दूसरा एटम यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट इन अ लिक्विड और गैस होल मॉलिक्यूल मूव अराउंड कंटिन्यूअसली। अगर गैस की या फिर आपके लिक्विड स्टेट की बात करें तो वहां पर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही मूवमेंट करता रहता है। दे बम्प इनटू ईच अदर, इनटू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मे बी इनटू सॉल्वेंट। तो ऐसा कुछ कहानी है, मॉलिक्यूल्स आपस में घूमते रहते हैं, इस वजह से रिएक्शन होती है, ये हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज ऑल दिस incessant motion which derives reaction. We first need to look at what happens when molecule collide.
तो सबसे पहला जो बेसिक एम है कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है ए और ये एक मॉलिक्यूल है बी, तो ये आपस में जो टकरा रहे हैं, इनके टकराने से ही रिएक्शन हो रही, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मॉलिक्यूल कोलाइड होता है तो होता क्या है। तो इसका सबसे बेसिक और बहुत ही जन फेमस लाइन है, आपने पढ़ी होगी, क्या कि नॉट ऑल कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल लीड टू अ केमिकल चेंज। सारे के सारे जितने कोलिजन होते हैं वो हर कोलिजन से कोई रिएक्शन हो जाती है, ऐसा पक्का ऐसा नहीं होता है कि जितनी बार ए और बी आपस में लड़ेगा तो ए बी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हम एक टर्म होता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिससे वो अपने रिपल्सन को, अपना एटम ए है और एटम बी है, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि एक एटम के बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे बी एटम के बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करते हैं। तो इस रिपल्सन को पहले ओवरकम करना पड़ता है और उसके बाद इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। और वो बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है जो कि इन दोनों को आपस में बांध लेता है। तो एक केमिकल चेंज के लिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज हो जाना। तो वही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। उसी चीज को चलिए इनकी लैंग्वेज में समझते हैं, ये क्या कह रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ऑक्यूपाई बॉन्डिंग एंड मे बी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो एक कोई भी मॉलिक्यूल है वो कोटेड होता है, उसके ऊपर बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रॉन्स की लेयर होती है, बिल्कुल बढ़िया से इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, बाहरी स्तर पर क्या होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो, या हो सकता है वो किस में हो, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपने केमिकल बॉन्डिंग में समझा ही है। एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज निगेटिवली चार्ज। सही बात है, हर एटम की सरफेस क्या है, निगेटिवली चार्ज है। एंड बाई वन एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। Reaction can only occur if a pair of molecule have energy enough to overcome this superficial repulsion. यही बात मैंने आपको बताई। If they don't, they will simply bounce off one another like two balls in pool or snooker, exchanging energy and moving with a new velocity. जैसा फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है वैसा कोलिजन होगा और वो अलग अलग हो जाएंगे अगर उनके पास एनर्जी इतनी सफिशिएंट ना हो कि वो ओवरकम कर सके इस सुपराफेशियल रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर फॉर अ केमिकल रिएक्शन बैरियर ओवर विच मॉलिक्यूल मस्ट पास इफ दे आर टू रिएक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इफ एनी सैंपल ऑफ कंपाउंड द मॉलिक्यूल विल हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज बट एटलीस्ट सम मस्ट हैव मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी इफ दे आर टू रिएक्ट। ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर आपको, और बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनको आपस में मिलाने से केमिकल चेंज हो, ये रिएक्ट करें, तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट, ये तो बात हो गई कि हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि वो मूव कर रहे थे। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कह रहा है कि चार्ज अट्रैक्शन ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर। जो चार्जेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं। ये जो आपने इससे ऊपर देखा ना कि एक्चुअली भैया ये जब रिपल निगेटिव चार्ज है तो ये आपस में एक दूसरे के आसपास आएंगे ही क्यों ना आए, निगेटिव चार्ज है भैया, इसके पास बाहर निगेटिव चार्ज है, बी के पास बाहर निगेटिव चार्ज है, तो ये क्यों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ना करें रिएक्ट। तो अब क्यों रिएक्ट कर रहे हैं ये समझाना चाह रहा है आपको, ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि क्या कि चार्ज की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं। इफ यू मिक्स अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl विथ अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट AgNO3, अगर आप क्या करें NaCl को AgNO3 के साथ मिक्स करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन Ag प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एनायन इज इनफ टू ब्रिंग देम टुगेदर इनटू अ स्टेबल क्रिस्टलाइन आयनिक लैटिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अगर आपने देखो, आपको पता है NaCl जो है बेसिकली ये आयंस हैं, इसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो Na आयन अलग हो जाएगा, Cl आयन अलग हो जाएगा। ऐसे ही AgNO3 भी आयनिक है बिल्कुल, इसको पानी में मिलाओगे Ag आयन अलग हो जाएगा, NO3 आयन अलग हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हें सेपरेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर जैसे ही इनको आपस में मिलाओगे तो Ag मॉलिक्यूल और Cl मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना सफिशिएंट है कि ये आपस में आकर एक दूसरे से मिल जाएंगे और अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इस तरीके से अरेंज होके क्या करेंगे, ये लैटिस बना लेंगे। लैटिस क्या भला होती है? लैटिस कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एक बढ़िया स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये बहुत बढ़िया सा जैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, मतलब 3 डायमेंशन में ये एक तरीके से फिट हो जाएंगे और ये क्रिस्टल्स बना लेंगे। क्रिस्टल आपने देखा होगा, जैसे आपने सबसे बेसिक क्रिस्टल फिटकरी देखी होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल्स बना लेंगे और वो क्रिस्टल की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी, मतलब ये आपस में मिलकर इतने ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे कि ये एक पूरा क्रिस्टल बनाकर सेपरेट हो जाएंगे सोल्यूशन से। कैसे, समझते हैं आगे। ये आयनिक लैटिस बन जाएगा और सिल्वर क्लोराइड का आयनिक लैटिस बन जाएगा और विच प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम द सोल्यूशन। अब जब ये आपस में मिलकर बढ़िया से इन्होंने क्रिस्टल बना लिया तो क्रिस्टल पानी से क्या होगा, अलग हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। बोथ आयंस आर ऑफ कोर्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स but the deficit of negative charge in the Ag plus cation, Ag plus cation के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, Ag ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस Ag आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उस कमी की वजह से वो कमी ही इनफ थी, इज इनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ये बताया इन्होंने इसमें कि जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से भी मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और बाई चांस हो सकता है कि वो आपस में मिलकर एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स करेंगे। अट्रैक्शन फोर्स करने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बढ़िया अपना सॉलिड स्टेट में होगा और वो सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट से अलग होकर प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे गिर जाएगा। अब देखिए आगे की बात समझते हैं। ठीक है, ये तो एक केस है सिर्फ कि हम लोग ये सोचेंगे क्या सब में ऐसा ही होता है क्या, चार्जेस जरूरी हैं क्या। देखो, अब डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन इज अ रेयर विथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर आप एक कैटायन और एनायन को आपस में मिला दो डायरेक्टली, इसका मतलब तो रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है बिकॉज देयर आर रिलेटिवली फ्यू स्टेबल ऑर्गेनिक एनायंस एंड इवन फ्यूअर स्टेबल ऑर्गेनिक कैटायंस। ये कह रहा है, इसका मतलब हम लोग तो अभी तक यही समझे कि कैटायन एनायन आपस में मिला और रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन भैया कैटायन और एनायन बहुत अनस्टेबल होते हैं और ऐसे आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे कि कैटायन एनायन आपके पास रखे हुए हैं, आप उनको मिलाए और रिएक्शन हो गई। तो कैटायन एनायन बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको आपस में डायरेक्ट मिलाकर रिएक्शंस नहीं करा सकते। ठीक है, इस केस में हो गई, ये अलग बात है, ये एक सिर्फ और सिर्फ कैटायन और एनायन चार्जेस आपस में मिलकर ये एक स्पेशल केस है, लेकिन हर रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इसके आगे हमें एक और कॉमन, अगर इसे हम और सही तरीके से समझने की कोशिश करें, यहाँ पर ऊपर हुआ क्या, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज होना चाह रहे थे, इस वजह से आपस में पास आए और इनका अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब इसके आगे क्या कह रहा है, अ मोर कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज रीजेंट, कैटायन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, एंड अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट बोथ पोजेस अ डाइपोल। ये कह रहे हैं कि अगर इसे और कॉमन तरीके से समझा जाए रिएक्शंस को, कि कैटायन एनायन तो हटा दो, लेकिन ऐसा भी बहुत ज्यादा संख्या में देखा जाता है कि मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक मॉलिक्यूल जो हो, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन इज किसकी किन के बीच में होती है, कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन किन के बीच में होती है, जैसे ये आप आगे चल के देखोगे भी क्या होता है, एक चार्ज रीजेंट होता है, एक रीजेंट होता है जो कि चार्ज्ड है, वो कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ एक डाइपोल होता है, तो एक कैटायन या फिर एक एनायन जनरली रिएक्ट करता है एक डाइपोल के साथ। डाइपोल क्या है, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो। मान लो एक ऐसा मॉलिक्यूल ए बी है और ए बी मॉलिक्यूल में इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग करे जा रहे हैं, ये इसके पास ज्यादा है और इसके पास कम है, तो जिसके पास ज्यादा होंगे उसके पास पार्सली निगेटिव चार्ज और जिसके पास कम होंगे उसके पास पार्सली पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो वही एक चार्ज मॉलिक्यूल एक डाइपोल आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, ऐसा जनरली होता है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अभी सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि पास कैसे आते हैं। एन एग्जाम्पल दैट वी शैल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड सच एज फॉर्मल्डिहाइड एंड वन ऑफ दोज फ्यू स्टेबल ऑर्गेनिक एनायंस, साइनाइड आयन की बात कर रहे हैं। The carbonyl group of formaldehyde is polarized because oxygen is more electronegative carbon
द नेगेटिव साइनाइड आयन इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इसी चीज को एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि ये देखिए एक कंपाउंड है जिस कंपाउंड में एक मिनट इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ, ये कह रहे हैं देखिए ये कंपाउंड है जिसमें ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है CH2O, ठीक है, इसे जनरली आप लिखते हो। ये मॉलिक्यूल क्या है, डाइपोल है। इसमें ऑक्सीजन की वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये एक डाइपोल है, इस कार्बन के पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और आपने एक एनायन ले लिया, ठीक है, ऑर्गेनिक रीजेंट बोला था ना उसने, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। उस नेगेटिव चार्ज एनायन का अट्रैक्शन होगा, सीधा सा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होने की वजह से एक दूसरे के पास आएंगे और ये साइनाइड आयन इस कार्बन पर अटैक कर देगा, ठीक है, और रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पर इन्होंने इसको और समझाने की कोशिश करी, क्या कहा कि एक्चुअली इट इज इन नेसेसरी फॉर आइदर रीजन टू बी चार्ज। इन्होंने कह दिया ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपका जो रीजेंट हो वो चार्ज ही हो। वाटर ऑल्सो रिएक्ट विथ फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस टाइम इट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल भी रिएक्ट करता है आपके साइनाइड आयन से और इस बार जो अटैक करता है या फिर जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन एटम। ये भी तो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अट्रैक्ट करे जाते हैं किसके द्वारा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। तो मतलब चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और रिएक्शंस होती है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज समझी। द नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन located on the oxygen atom of uncharged water molecule that is attracted to the positive end of carbonyl dipole। बस यही बात है, समझ गए, मैंने आपको समझा भी दी। आगे इन्होंने इसको थोड़ा सा नया मोड़ दिया है। यहाँ पर आपके सामने एक नई कहानी आने वाली है अगर आपने इससे पहले इस बात को नहीं समझा, समझ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर। कह रहा है कि ऑर्बिटल का ओवरलैप होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर। चार्ज्ड एंड डाइपोल्स कैन हेल्प ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल टुगेदर फॉर अ रिएक्शन। ये चीज समझेंगे हम लोग कि चार्ज अभी हम लोगों ने ऊपर देखा या फिर अभी हम लोगों ने ऊपर डाइपोल्स देखे या फिर इलेक्ट्रॉन और मतलब कुल मिला के चार्जेस की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ सकते हैं एक रिएक्शन के लिए, फॉर रिएक्शन, हेल्पिंग देम टू ओवरकम दियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ये हेल्प करता है, ये प्राइमरी फैक्टर है, ये इनको हेल्प करता है इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, जो बाहर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, एंड लोअरिंग दियर एक्टिवेशन एनर्जी, और इनके एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करने में हेल्प कर सकता है। बट इसके आगे की बात समझिए जरा। बट the reaction can still take place even between completely uncharged molecule with no dipole provided their molecular orbital can interact। ये कह रहा है कि ये बात अभी तक हम लोगों ने जितनी पढ़ी उतनी सही है, लेकिन ये जो बताना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं चाहे उनके पास कंप्लीटली अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल हो, कोई डाइपोल ना हो, तब भी वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज होनी चाहिए, वो एक चीज क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, ये बात कैसे पता चलेगी, अभी आप सब कुछ समझ जाओगे, डरो मत, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द ओल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन वाज टू ट्रीट अ कंपाउंड विथ ब्रोमीन वाटर। आपको पता होगा ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन वाटर अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में डाल दो, उसका अगर आपका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाए, द मॉलिक्यूल वाज अनसैचुरेटेड, कंटेन्स अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या करो, ब्रोमीन वाटर डाल दो, और अगर ब्रोमीन वाटर गायब हो गया, मतलब ब्रोमीन कलर जो उसका ब्राउन कलर है अगर वो डिसअपियर हो गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या है, अनसैचुरेटेड है। ये बात हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस वी रियली नीड टू यूज सच टेस्ट नाउ। अब हमें ऐसे टेस्ट की जरूरत नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, उसे आप आगे चल के जब से स्पेक्ट्रोस्कोपी सब पढ़ोगे तब समझ जाओगे, अभी चिंता ना करो। बट द रिएक्शन इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट। एन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, एक एल्कीन रिएक्ट करती है ब्रोमीन के साथ, इवन थ्रू द एल्कीन एंड द ब्रोमीन मॉलिक्यूल हैव आई नाइदर चार्ज नॉर डाइपोल। ये देखिए Br2 मॉलिक्यूल जो होता है आपका, Br सिंगल बॉन्ड Br, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं,
इनमें किसी भी तरीके का डाइपोल तो है नहीं, ना ही इनमें किसी भी तरीके का चार्ज अवेलेबल है। ऐसे ही एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ना तो इसमें कोई डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इस वजह से डाइपोल नहीं है, और ना ही इनमें किसी भी तरीके का आपका चार्ज है, फिर भी ये रिएक्ट कर रहे हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये कह रहे हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है इस बार, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ केसेस में देखा। Instead, their electrostatic repulsion is overcome because bromine molecule has an empty available sigma star orbital of the Br-Br bond, which can accept electron from the alkenes. Unlike the repulsive interaction between filled orbitals, the interaction between a filled and an unfilled orbital can lead to attraction and reaction। कह रहा है क्या कि यहाँ पर जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल की वजह से आपको पता होना चाहिए, जब भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसका एक एंटी ऑर्बिटल भी बनता है। सिग्मा बॉन्ड बना जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी बना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो एक खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है ब्रोमीन के पास। हर सिग्मा का सिग्मा स्टार होता है, एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है ब्रोमीन के पास, जिसकी एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, ये बात आप एमओटी में सीखे होंगे, आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सिग्मा ऑर्बिटल में इस जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करते हैं किसके ऊपर, इस सिग्मा ऑर्बिटल में। एक फिल्ड ऑर्बिटल से एक एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एंड यहां पर इस मूवमेंट की वजह से अनलाइक द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड ऑर्बिटल्स, जैसे कि फील्ड ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है क्योंकि वो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आपस में भरे होंगे, और इलेक्ट्रॉन आपस में भरे होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। The interaction between a filled orbital and an unfilled orbital can lead to attraction। ये बात अपने दिमाग में आज से बैठा लेना कि एक फील्ड ऑर्बिटल में और एक अनफिल्ड ऑर्बिटल में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से ये आपस में क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से एक रिएक्शन हो जाती है। तो अट्रैक्शन आपका एम्प्टी और फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से भी आ सकता है, ये बात हमने समझी। अट्रैक्शन आपका लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आ सकता है, और अट्रैक्शन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आ सकता है, और जब मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो रिएक्शन होंगी, ठीक है। इन फैक्ट ऑर्बिटल interactions are also involved in other two reaction in this page, but those cases the orbital interaction are augmented by electrostatic attraction। कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो हम लोगों ने दो बातें सीखी हैं वहां पर भी ऑर्बिटल का ही खेल है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से भी उसे आर्ग्यू किया जा सकता है, इसलिए उस पर हम लोग ज्यादा परेशान होने की समस्या नहीं है। तो इन्होंने अभी तक आपको एक बात समझाने की कोशिश करी कि रिएक्शंस जब होती हैं तो उसके क्या मेन रीजन होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन जनरल मॉलिक्यूल रिपल करते हैं एक दूसरे को, नीड टू ओवरकम अ बैरियर, एक उनको एनर्जी का बैरियर कम करना होता है, ओवरकम करना होता है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, और इस एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम करने के बाद ही वो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन अ फुल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस अट्रैक्शन फोर्स को, उन्हें एक अट्रैक्शन फोर्स चाहिए ना जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, वो होता है उनके लिए कौन, फुल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। लेकिन क्या कह रहा है, मैनी बट नॉट ऑल, मतलब सबके सब नहीं, लेकिन मैनी ऑल्सो इन्वॉल्व चार्ज इंटरेक्शन, जैसा हम लोगों ने AgCl का केस देखा, विच हेल्प ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सम आयनिक रिएक्शन इन्वॉल्व नथिंग बट चार्ज अट्रैक्शन। सम रिएक्शन जैसे AgCl वाली थी, रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ आयनिक रिएक्शन हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन किनकी वजह से होती है, एक फुल ऑर्बिटल का एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन। अब यहां पर आपको कुछ बातें क्लियरली समझनी चाहिए क्योंकि आपके दिमाग में काफी सवाल आ गए होंगे अब तक। We don't need to analyze whether charge or orbital interactions is most important factor in bringing molecule together। हमें ये ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि चार्ज की वजह से या फिर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आए हैं, बट यू नीड टू बी अवेयर दैट बोथ मे बी इन्वॉल्व इन वेरिंग डिग्रीज। बट आपको ये बात समझनी है कि दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज
का भी फैक्टर है थोड़ा सा और ऑर्बिटल्स का भी फैक्टर है, बस आपको ये समझना है और कुछ नहीं, बस आपको ये दिमाग में बात रखनी है अपने। आप क्या कह रहे हैं आगे, इसके आगे अब आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने हैं। रिएक्शन हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जब मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, तब रिएक्शंस होती हैं, ये है अल्टीमेट रीजन, ठीक है। व्हेन as a result of these interactions, a pair of molecules find themselves closer together. A reaction can take place provided electron move from a one molecule to another. क्या कह रहे हैं? As a result of these interaction, a pair of molecule find themselves close together. कि जब ऊपर जितने भी हम लोगों ने चीजें देखी कि जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ गए और उन लोगों ने देखा कि भाई अब तो बहुत आसपास बैठे हुए हैं, कुछ आपस में लेते देते हैं, तो रिएक्शन, तब एक रिएक्शन हो सकती है प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और तब जाकर क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं। बट दिस इज व्हाट वी कॉल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और यही चीज समझना कि एक मॉलिक्यूल एक आया दूसरा आया उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। यही आप हर मैकेनिज्म में समझते हो। A detailed description of the pathway the electrons take, एक डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या होती है, बात से आप एक बात क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना, क्या डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का पाथ निर्धारित करते हैं कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। In most organic reactions, the electron starts in one molecule and moves towards another. Maximum cases में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में जाकर वो इलेक्ट्रॉन रुकता है जाकर। We call a molecule that accept the electron. समझना इस बात को क्लियर दिया। आज पहली बार सुन रहे हो तो पहली बार के तरीके से समझो कि कुछ नहीं आता है तुमको। कह रहे हैं कि we call the molecule that accepts the electron. जो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आज से समझ लेना इलेक्ट्रॉन लवर। लैला मजनू की कहानी है, इलेक्ट्रॉन जो लवर है उसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे और जो न्यूक्लियस का लवर है, ठीक है, न्यूक्लियस का लवर से मतलब होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को निगेटिव, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज जो चाह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसे निगेटिव चार्ज चाहिए, वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। मॉलिक्यूल दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल से आप कैसे याद रखोगे कि न्यूक्लियो का मतलब हो गया, आप समझ लीजिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं, इसका मतलब है जो न्यूक्लियस को चाहते हैं वो है न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या कहेंगे, वो मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, समझ रहे हो, ये बात क्लियरली ध्यान रखना अपने दिमाग में। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा, बस इतना सभी समझ सकते हो। अ बॉन्ड फॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू एन इलेक्ट्रोफाइल। आज पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार की तरीके ही पढ़ो कि पहली बार आप ये बात समझे कि भैया बॉन्ड कैसे बना। बॉन्ड बना जब एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिया इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए था। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NU से, जनरली आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे NU से या फिर NU माइनस से, तो NU माइनस से रिप्रेजेंट करना तो ज्यादा अच्छी बात है, और E की जगह इसे E प्लस से रिप्रेजेंट करना तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। हियर इज अ वेरी सिंपल वेयर द न्यूक्लियोफाइल इज एन एनायन। एक बहुत सिंपल केस पढ़ रहे हैं जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, अपना एनायन है। न्यूक्लियोफाइल जरूरी नहीं है कि एनायन हो, वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन दे सके बस। जैसे आपके H2 मॉलिक्यूल में वाटर के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। एक सिंपल केस की बात कर रहे हैं जिसमें एनायन है आपका Cl- और इलेक्ट्रोफाइल है आपका H+, बड़ा ही सिंपल H+ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अपनी इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए।
अब Cl माइनस के पास निगेटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रॉन अपने देने हैं। किसको क्यों देने हैं? क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उसके पास निगेटिव चार्ज मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। और कोई भी चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होता है, वो ये दोनों ही कोशिश क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल होने की, और न्यूट्रल होने की वजह से आपस में रिएक्ट करे जा रहे हैं और रिएक्ट करके HCl बनाए दे रहे हैं और एक रिएक्शन हुई जा रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दीज टू आर ब्रॉट टुगेदर बाई चार्ज इंटरेक्शन। अब आपने H प्लस और Cl माइनस को एक दूसरे के पास लाए, तो ये आपस में सबसे पहले पास आए क्यों? सबसे पहले पास आए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से। प्राइमरी इंटरेक्शन हुआ इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लेकिन जैसे ही एक दूसरे के पास आ गए, अब इनके पास टाइम है। इनके पास टाइम क्या है कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लें, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लें, क्योंकि एक दूसरे के पास आ गए और एक के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। तो यही बात कह रहा है, सिंस वी क्या कह रहा है? बाई चार्ज अट्रैक्शन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय द न्यूक्लियोफाइल। नया बॉन्ड फॉर्म होता है, उसका मेन रीजन कौन है? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, HCl को। ठीक है, ये बात हो गई। इट इज न्यूट्रल, इट इज नेचुरल टू यूज अ एरो टू शो द वे द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज। अब यहां पर अगली बात हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग अब यहां से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली एरोज से। ये शो करता है आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स नेचुरल टू यूज एन एरो टू शो द वे इलेक्ट्रॉन फ्लोज। यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इसे हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी एरो आपको दिखा, इसका मतलब है एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एरो जहां पहुंच रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एन एरो यूज टू शो इलेक्ट्रॉन फ्लो आर ऑलवेज कर्व। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाले एरोज होते हैं वो हमेशा घुमाकर बनाए जाते हैं, ताकि वो रिएक्शन वाले एरो से डिफरेंशिएट किए जा सके, इसलिए उन्हें कर्ली एरो कहा जाता है। द एरो शोइंग द रिएक्शन इटसेल्फ इज स्ट्रेट। जो रिएक्शन शो करने वाले एरो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन फ्लो वाले क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो वाले एरो आपके कर्ली होते हैं। बस इतना सा यहाँ पर, ये बात हम लोग अब समझ गए। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर द न्यूक्लियोफाइल, जैसे इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर द न्यूक्लियोफाइल, इस बार न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है? NH3। NH3 में आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है, तो ये लोन पेयर अवेलेबल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कह रहा है इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइदर द न्यूक्लियोफाइल नॉर द इलेक्ट्रोफाइल। इस बार इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है? बोरेन है। बोरेन क्या होता है? BH3। BH3, और इसके पास आपको पता होना चाहिए कि वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। 2p ऑर्बिटल होते हैं ना, तो 2p ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल तो यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक p ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल होता है। बट दे आर ड्रॉन टुगेदर बाय इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, ये वाला इसका एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? इंटरेक्शन बिटवीन इन दोनों की वजह से, एक फील्ड ऑर्बिटल और एक अनफिल्ड ऑर्बिटल। तो ये एक ऐसा केस है जहां पर फील्ड और अनफिल्ड ऑर्बिटल की वजह से एक दूसरे के पास आए हैं। अब जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल NH3 टू इलेक्ट्रोफाइल BH3 एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ गया तो वहां पर क्या हुआ? उन दोनों के पास एक अपोजिट चार्ज आ गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से आपका एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज बनकर आ गया। यहां पर भी ऐसा हुआ था। क्लोरीन ने जब अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, वो दाता हुआ ना, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो लेने की वजह से इस पर ऋण आ गया, इस पर कर्ज आ गया, तो इसका मतलब है ये निगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन इसका निगेटिव चार्ज ने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ पर इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, और हम लोगों ने ओवरऑल चार्ज हटा दिया और बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पर बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पर चार्ज लिखने पड़े क्योंकि पहले से कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक बात आप समझ में आई आपको या नहीं आई? आगे समझते हैं, आगे आपसे ये क्या कह रहा है? कह रहा है द चार्जेस ऑन बोरॉन एंड नाइट्रोजन आर necessary simply to account correctly for the electrons. The charges on boron necessary. We think the pair of electron in a bond as coming one from each of the bonded atoms. हम लोग क्या समझ रहे हैं? We think of the pair of electrons
in a new bond as coming one from each other in the bonding, but there since nitrogen donates both electrons, हम लोग इससे पहले जो सिंपल बॉन्ड्स बनाते हैं उनमें हम लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया और आपस में शेयरिंग हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वजह से वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बट देयर सिंस नाइट्रोजन डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने लोन पेयर दोनों के दोनों डोनेट कर रहा है, सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड डेटिव बॉन्ड्स या फिर जिन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बोलते हैं। वी हैव टू अकाउंट फॉर the fact that boron end up with an extra electron and nitrogen one electron too few. The bond that form is just a normal sigma bond. बस नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता हो गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आया है आपको ये इन्होंने समझाया। अब इसके आगे समझते हैं, चीजें अब थोड़ा और बदल जाएंगी। अब क्या कह रहे हैं आपसे कि द ऑर्बिटल ओवरलैप इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रिएक्शन। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी होता है। ये आपकी एक थ्योरी है, वही आपको यहां पर समझाई जा रही है। In the reaction of ammonia and boron, not only do molecules have to collide with enough energy to react, but they must also collide with orbital aligned correctly for them to interact. अब ये कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि आपस में एक दूसरे से इनफ एनर्जी से टकरा जाएं और रिएक्शन हो जाएगी। सिंस यहाँ पर ऑर्बिटल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करने वाले हैं तो ऑर्बिटल का डायरेक्शन भी उसी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये इस तरीके से आपस में, जैसे ये NH3 है, ये NH3 इधर से आया, ये इससे लड़ा, ठीक है, ऐसे लड़ा, हो सकता है NH3 ऐसे लड़ा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये बोरॉन, ये प्लेनर है, या इस तरीके से बोरॉन और ये इससे आके इस तरीके से लड़ा। अब लड़ा, इनके ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आसपास नहीं आ पाए तो भैया लड़के वापस चले गए। लेकिन कोई एक ऐसा केस जिसमें आपस लड़े और इसका फील्ड ऑर्बिटल लड़ा आकर इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से, और जैसे ही आपस में लड़ेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चट से ट्रांसफर हो जाएगा और तब रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत जरूरी है। तो दे मस्ट कोलाइड विथ ऑर्बिटल्स अलाइंड करेक्टली फॉर देम टू इंटरेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसी को इन्होंने पिछले चैप्टर से कनेक्ट किया है। As you saw in chapter 3, the lone pair of nitrogen atom resides in a filled non-bonding sp3 orbital. The orbital has to overlap with a empty p orbital to form a bond. So collision like this. इस तरीके से collision होना चाहिए। ये बात हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन जरूरी है पढ़ना, इसे नहीं पढ़ोगे तो आगे चले कंफ्यूजन रहोगे। कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि रिएक्शन कैसे होती है, बता ही नहीं पाओगे। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। विल डू जस्ट फाइन फॉर मेकिंग अ बॉन्ड बट कोलाइड्स लाइक दिस। कि अगर बॉन्ड बनाने के लिए, देखो जैसे मान लो ये ऐसे रिएक्ट किया तो रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे रिएक्ट किया तो रिएक्शन नहीं होगी, ऐसे रिएक्ट किया तो रिएक्शन नहीं होगी, इस तरीके से ही इन्हें आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, तभी इनकी रिएक्शंस होंगी। ऑफ कोर्स वी कैन आल्सो ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड ऑन इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से इस तरीके से इंटरेक्ट करता है तो हम लोग इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बना सकते हैं, ये आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लुक बैक टू चैप्टर 4 टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ हाउ टू डू दिस। अब इसे हम लोग आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, वही चीज मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। Here we need the filled sp3 orbital of NH3। NH3 का देखो जो लोन पेयर है वो किस में होता है, वो उसके filled sp3 ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। सेकंड चीज, विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन, और वो रिएक्ट किससे करने जा रहा है, एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन। अब आपको पता होना चाहिए कि sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी p ऑर्बिटल से कम होती है, ठीक है। ये दोनों आपस में जब एंड ऑन, इनका आपस में एंड ऑन तरीके से ये लड़े, तो जैसे ही लड़े तो इन दोनों को लड़ने की वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो एक सिग्मा स्टार बना। एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं वेव्स। ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, वेव्स। और वेव्स जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो दो तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो ये वही है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है। ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरेक्ट करना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है। वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में जब इंटरेक्ट कर रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं।
डिस्ट्रक्टिव वे में जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और हायर एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। जितने ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं उतने ही, और इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम लोग जो नए ऑर्बिटल बने इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बी टू गिव अ न्यू सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आपका सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना, एंड एन एम्प्टी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका 2 इलेक्ट्रॉन देखो इसमें है और यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, ये आ गए। तो ये जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड बना सिग्मा, सिग्मा टाइप का आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, और वो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2, तो उसका एक नया बॉन्ड बी एन बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द एनर्जी लेवल डायग्राम मेक्स इट वेरी क्लियर व्हाई बॉन्डिंग इज फेवरेबल टू। ये कह रहा है कि एनर्जी लेवल डायग्राम इस बात को क्लियर कर रहा है कि बॉन्डिंग एक्चुअली हो ही क्यों रही है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करें, देखो इससे पहले बोरॉन एटम के की एनर्जी, जो ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ये हाई थी। यहाँ पर जो sp3 ऑर्बिटल की एनर्जी थी ये भी हाई थी, लेकिन इनके इंटरेक्शन की वजह से जो नया ऑर्बिटल बना जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए वो और भी कम एनर्जी में आ गए। ये पहले देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन थे, ये हाई एनर्जी में थे, इसके पास तो मान लो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, लेकिन अब ओवरऑल फाइनल में क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोरॉन और नाइट्रोजन एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गए जिसमें पहली बात बोरॉन को इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और दूसरी बात नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा स्टेबल हो गए और भी ज्यादा कम एनर्जी के हो गए। sp3 तो स्टेबल था ही था, लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद वो और स्टेबल हो गया, तो दैट्स व्हाई द बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस, इस वजह से बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन हैव ड्रॉप डाउन फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग sp3 ऑर्बिटल टू अ न्यू लोअर एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिएक्शन। We don't need to consider what has happened to the energy of unfilled orbital because they are empty and don't contribute to the energy of a molecule as a whole. Empty orbital से हमें कोई मतलब नहीं है। We can recognize this idea to work out what makes a good nucleophile and a good electrophile. इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कैसे। We will use an imaginary generic nucleophile Nu with a pair of electrons in some sort of filled orbital. It doesn't matter what orbital is this. हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग न्यूक्लियोफाइल एक बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। Here are 3 version of molecular orbital diagram level. अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को जनरली 3 केसेस में पढ़ने वाले हैं, वो जो कि सबको कवर करेगा। कह रहा है, सबसे पहली बात कह रहा है, ऑन द लेफ्ट द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्बिटल आर ऑलमोस्ट सेम। मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल की एनर्जी और न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी लगभग सेम हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली थे ये हायर एनर्जी में होंगे उस और बहुत नीचे चले जाएंगे, लार्ज एनर्जी गेन, बहुत ज्यादा एनर्जी उसकी डिक्रीज हो रही होगी। तो यही मेन स्टेबलाइजेशन का कारण यही है। देखो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल का ऑर्बिटल थोड़ा नीचे था तो यहाँ पर जो एनर्जी को गेन हुई वो थोड़ी सी हुई, बहुत ज्यादा नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी हुई अगर इससे कंपेयर किया जाए। सेकंड केस हम लोग देख रहे हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मान लो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ये बात आप क्लियरली ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं पढ़े हैं तो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जितना ज्यादा एनर्जी कम होगी न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वही दे रहा है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ही हमें स्टेबलाइज करना है, तो वहां पर एनर्जी जो गेन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, वहां पर एनर्जी गेन बहुत कम होगा। इसका मतलब है कि जहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स के सेम होंगे वहां पर आसानी से और बढ़िया रिएक्शंस होंगी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी गेन होगा। और जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है, एक तरीके से ये शेयरिंग ही तो हो रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बनना वहां पर फेवरेबल नहीं होगा। तो यही चीज आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया। दिस टेल्स अस द बेस्ट रिएक्शन आर वन विच द एनर्जीज ऑफ द इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल आर सेम एनर्जी। अब ये चीज आप आगे आपको यूज होगी, अभी मत समझो, अभी बस ये बात समझ लो, आगे चल के ये बात आपको इन अ रीजन एक्सप्लेन करी जा रही होगी कि व्हाई दिस रिएक्शंस आर वेरी फेवरेबल। ठीक है, for a reaction to take place molecule must overcome the electrostatic repulsion by a charge और orbital overlap। दो तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कवर किया जा सकता है, चार्ज के द्वारा या फिर किसके द्वारा किया जा सकता है, ऑर्बिटल ओवरलैप के द्वारा। हैव
ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी टू इंटरेक्ट। अब अगली बात क्या होनी चाहिए, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उनके पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए एप्रोप्रिएट एनर्जी के, क्योंकि उनका एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। अब फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के पास और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए इलेक्ट्रोफाइल के पास, और वो एक दूसरे को अप्रोच करें, अप्रोच ईच अदर सच दैट दीज ऑर्बिटल कैन ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्डिंग इंटरेक्शन। अब जब ये एक दूसरे को अप्रोच करें तो अप्रोच भी इस तरीके से करें कि भैया बढ़िया से रिएक्शन हो, जैसे कि यहाँ पर ये वाली बात, अप्रोच, अप्रोच का मतलब है ये सही से अप्रोच करें, इस तरीके से अप्रोच करें तभी। तो ये कुछ रीजंस आप समझ गए हैं अभी तक क्या, कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम लोग समझ गए हैं। आगे आपसे ये क्या कह रहा है, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को और इलेक्ट्रोफाइल को। तो अभी इस सेशन को मैं यहीं पर रोकता हूं और इसके अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी आज बहुत दिनों बाद पहला सेशन किया जा रहा है, तो हम इस सेशन को थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं ताकि अधिकतम संख्या में सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आप चाहें तो इस बुक को खुद भी पढ़ सकते हैं, उसका मैं जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और हम लोग जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके हम लोग जो क्वेश्चंस हैं बुक के, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।